This ship wasn't built for this. में फिल्म का रिव्यू करने के नाम पे इतने ज्यादा बकचोदी हो रही ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं, वो लोग सटल लेवल की बातें उठा के आपको थूक लगा के चिपकाते हैं। मतलब उनको व्यूज चाहिए, उनको इस चीज से मतलब नहीं कि वो फिल्म के बारे में क्या बता रहे हैं। सब लोगों ने फिल्म का रिव्यू किया है, वो उनकी स्टोरी बता रहे हैं, इसमें स्टोरी क्या है, इसमें हो क्या रहा है, इमोशंस क्या है, हीरो करता क्या है। लेकिन इन सबको छोड़ के आज मैं आपको ना इस फिल्म के कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताऊंगा, यूनिकनेस और फॉल्ट बताऊंगा, लेकिन समझ उसी को आएगा जिसने पढ़ाई लिखाई करी है। ये मूवी है हॉलीवुड की रिसेंटली रिलीज, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जो रायन गोसलिंग की है। अब इस पिक्चर की स्टोरी ये सब बेसिक ऊपर ऊपर के सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि रायन गोसलिंग स्पेस में, मतलब वो सो चुका होता है, स्पेस में जाकर उठता है तो उसको पता चलता है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मेमोरी वापस आती है, फिर उसको याद आता है कि हम यहाँ पर क्यों आए, वो सब फलाना ढिमाका सब आपको पता है। लेकिन इस पिक्चर में जो मेन स्टोरी होगी, उसका जो मेन कैरेक्टर हो गया, इसमें जो मेन फॉल्ट है वो मैं आपको बताऊं क्या है। सबसे पहला फॉल्ट, मैं उसको फॉल्ट और यूनिकनेस दोनों कहूंगा। ये बकचोद लोगों ने फिल्म रिव्यू के नाम पे इस पिक्चर को इंटरस्टेलर से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या बताऊं इन लोगों को। इंटरस्टेलर ये मास्टर पीस थी। वो कंसेप्ट फिक्शनल था, लेकिन जो साइंस दिखाई गई थी ना वो बिल्कुल सटीक फिजिक्स था। वो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये साइंस फिक्शन तो है, इसमें भी कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है। कैसे? अब इसमें सबसे बड़ा टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम ये लगा कि जो रीजन दिखाया गया है, जो खतरा मंडरा रहा है, वो सन खत्म होने का। ओके, एक फिक्शनल माइक्रोबैक्टीरिया है जो एस्ट्रोफेज टाइप है, और वो क्या करता है कि सन की जो एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब करता रहता है। वो रियल में एग्जिस्ट तो करता है इस टाइप का, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सरवाइव कर लेता है एक्सट्रीम कंडीशंस पे। उस जीव का नाम है टार्डिग्रेड। ये टार्डिग्रेड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये स्पेस में रह सकता है बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना स्पेस सूट के, लिटरली एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी को इतनी कंज्यूम नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, ऐसी कोई जीव नहीं है जो मिलियंस ऑफ तादाद में भी सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी सक कर ले, स्टोर कर ले, ट्रांसफर कर ले एनर्जी को। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम लेवल पे सरवाइव करने वाले जीवों का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर है, लेकिन जो एनर्जी इतनी इनफाइनाइट है उसको सक करके स्टोर करना, ये खुद एस्ट्रोफेज जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि इन्होंने जो दिखाया है कि एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है ना वो सन की ही है। राइट? तो पहला फॉल्ट मुझे ये लगा। दूसरा फॉल्ट मुझे ये लगा कि वो फॉल्ट नहीं कह सकता, वो एक यूनिकनेस है। इस स्पेस में ना आपको यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिसर्च करनी है तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करनी है तो जो स्पेस क्राफ्ट है ना उसको स्टेबल रखना पड़ता है, और स्पेस में ये सबसे बड़ा खतरा है। ये पॉसिबल ही नहीं है स्पेस में। स्पेस खाली नहीं है, स्पेस में बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर है, मीटेरॉइड्स है, धूमकेतु है, राइट? और सूरज की तरफ से आने वाले जो मतलब एक सनस्ट्रोब्स हैं, जो रेडिएशन है, और उसकी वजह से होने वाला मैकेनिकल डैमेज, रप्चर, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इनको अपनी पोजिशनिंग चेंज करनी पड़ती है। प्लस जो अर्थ का ग्रेविटी फोर्स है वो खींच रहा होता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो हमें ये स्पेस क्राफ्ट ना एक जगह पे स्टेबल रखना काफी समय तक ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो जो दिखाया गया है ना वो उस पर्टिकुलर सीन को डिफाइन करने के लिए, स्टोरी को कन्विंस करने के लिए दिखाया गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्ड, इनका कम्युनिकेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सही भी है और कन्विंस भी होता है। यहाँ पे जो एलियन के और ह्यूमन का कम्युनिकेशन दिखाया गया है वो बिल्कुल सटीक है। स्पेस में फ्रीक्वेंसी और नंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जो वर्ड्स है ना वो लिमिटेड है, लेकिन जो नंबर्स है, जो फ्रीक्वेंसी है साउंड, वो मतलब यूनिवर्सल है। राइट? क्योंकि आप जो सिग्नल भेज रहे हैं, आप सिग्नल हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं एलियन के साथ? फ्रीक्वेंसी के थ्रू। नंबर्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गए, उसका कोई मतलब है। तो उन्होंने कुछ मतलब, ये जो तरकीब दिखाई गई है कम्युनिकेट करने की, फ्रीक्वेंसी, मैथ्स, ये बिल्कुल सटीक है। यहां पर कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये एक यूनिकनेस है। नेक्स्ट है नो बैकअप प्लान। स्पेस का कोई भी ऐसा मिशन नहीं होता जहां पे मल्टीपल बैकअप प्लान्स नहीं होते हैं। यहाँ पे होल क्रू इज ऑलमोस्ट ऑन जीरो बैकअप प्लान। यहाँ पे फेल्यूर के चांसेस एकदम एक्सट्रीम हाई लेवल के हैं। और रही बात स्टोरी की, तो देखिए ये रायन गोसलिंग जब स्पेस में होता है ना तब वो अपनी मेमोरी भूल चुका है,
और ये बिल्कुल मेडिकली सटीक सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में आप जब जाते हैं, ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में आपको कुछ इंजेक्शन देके ना आपका कॉन्शियसनेस चली जाती है। ऑपरेशन होता है और बाद में आप यू गेन योर कॉन्शियसनेस बैक, राइट? तो उसी बीच क्या हुआ वो आपको पता नहीं है, राइट? तो वो वाली जो फेज है ना, उस फेज में अभी रायन गोसलिंग है। वहां पे वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्लीप, मेडिसिन, क्रायो स्लीप कहिए या एनी फॉर्म ऑफ स्लीप, उसकी वजह से ना वो इनडायरेक्टली कोमा में चला जाता है। कोमा से बाहर निकला वो आदमी अचानक से वो रिगेन नहीं करता है। तो ये मेडिकली दिखाया गया वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है ना, ये शायद ही किसी ने डिस्कस किए होंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप फिल्म जाके देखिए, आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको देखने को मिलेंगे।